बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस व्लॉग में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। बंद कमरे के इजलास होते हैं। बंद कमरे के इजलासों में डिस्कशन होती है और उस डिस्कशन में बातें पूछी जाती हैं कि कोई ऐसा तरीका बताएं अपने अपने अपनी अपनी एक्सपर्टीज अकॉर्डिंगली, क्योंकि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोग बैठे होते हैं, एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और माहिर लोग बैठे होते हैं और थिंक टैंक के लोग भी बैठे होते हैं, सरकारी भी होते हैं और महासरकारी भी होते हैं। सब के सब इकट्ठे बैठे होते हैं और डिस्कशन हो रही होती है को कोई ऐसा वे आउट, कोई ऐसी मेथोडोलॉजी बताएं कि जिससे आइंदा इंतखाबात जो हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम के दरमियान फासले बढ़ाए जा सकें, और कोई ऐसा तरीका बताएं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल मैनूवरिंग के ऐसे ऐसे तरीके बताएं या ऐसे ऐसे वे आउट बताएं कि जिसको हम करके, जिन चीज़ों को मैनेज करके इंतखाबी नताइज जो हैं वो अपनी मर्जी के ले आएँ और लाडला एंड कंपनी जो है वो फातह करार पाए। अब ये डिस्कशन इस वक्त होती है बंद कमरों के इजलास में। एक तो ऊपर से पॉलिसी आती है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिस्कशन करनी होती है, बातचीत करनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली अपने अपनी फील्ड के, अपने अपने इलाकों के जो डाटा उनके पास डेटाबेस होता है, आदाद शुमार होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आगे बताना होता है। लेकिन जब इजलास ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद अफसरान, सीनियर अफसरान, वो आपस में फिर गपशप लगाते हैं कि ये तो हो गई सरकारी पॉलिसी, ये तो हमने ऊपर वालों को मुतमिन कर दिया कि ये कर लें, ए को बी से मिला दें, बी को सी से मिला दें, डी को सी से फारिग कर दें, इसको इस तरह कर दें, हल्का बंदियों को यूं कर दें, तो फिर कोई ना कोई चांस बन सकता है। लेकिन अब ज़रा हम ज़मीनी हक़ाइक़ पे आते हैं। तो ज़मीनी हक़ाइक़ जब आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं अफसरान, वो बड़े मज़े के हैं। वो सारे हक़ाइक़ जो हैं वो मैं आपको बताऊँगा कुछ देर के बाद, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें और भी हैं, वो पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आखिर में ये मेरी बात ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। इस वक्त सिर्फ मैदान सियासत में ही लाडले जो हैं वो अपनी कार्रवाई नहीं डाल रहे, और लाडले सिर्फ मैदान सियासत में नहीं बल्कि मैदान सहाफ़त में भी वो अपना काम कर रहे हैं, वकालत में भी कर रहे हैं, शुजाअत में भी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अदलिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। और काफ़ी दिनों से मैंने आपको इस बारे में कोई खबर नहीं दी, लेकिन आज ज़रा थोड़ा सा अदलिया के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, वहाँ पे ज़रा नंबर्स गेम बड़ी मैटर कर रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब हैं, जब वो सीनियर मोस्ट जज थे तो उस वक्त एक बड़ी ही टर्म बोली जाती थी, और वो लाइक माइंडेड जो थे नून लीग के और दीगर, वो ये बोलते थे, हम ख्याल जजेस की टर्म बोली जाती थी कि चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब जो भी बेंच बनाते थे तो उन्हें कहा जाता था कि ये लाइक माइंडेड बेंच है, हम ख्यालों का बेंच है, ये हम ख्याल जज हैं। तो जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब तो रिटायर हो गए चीफ जस्टिस के तौर पे, अब चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब हैं। अब फिर उसी तरीके से वही सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हम ख्याल अब कोई नहीं लिखता, और इसकी रीज़न क्या है ये मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ, इसकी रीज़न क्या हो सकती है। बहरहाल मैं तो उस वक्त भी खिलाफ था इस बात के कि जजेस के दरमियान तफरीक पैदा नहीं करनी चाहिए, ये हम ख्याल और गैर हम ख्याल जजेस का कॉन्सेप्ट, ऐसी टर्म नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो कल को अपने ही सामने आ जाएं, लेकिन अब वो अपने सामने आ रही हैं। इस वक्त नंबर्स गेम का बड़ा मसला है, क्योंकि जब मामला था नंबर्स गेम का, तो जब सुप्रीम कोर्ट के रूल्स वाला जो अमेंडमेंट थी उसमें ख़ास एक जो कानून बनाया गया था कि ये माजी मुअस्सर ब माजी होगा, यानी चीफ जस्टिस के इख्तियारात और फिर बेंचेस का तश्कील पाना, और 184(3) के तहत पुराने मुकदमा जो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं उनको भी शामिल किया जाना। जब पुराने मुकदमात की बात हुई थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब नंबर्स गेम लूज कर गए थे, और उसमें मेजॉरिटी जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब और दूसरी वाली साइड पे चली गई थी, जस्टिस काजी फाइसा साहब मिनॉरिटी में आ गए थे। अब वो नंबर्स गेम चल रही है और बहुत सारी दरखास्तें आई थी। सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सरदार तारिक साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब,
इन सब के खिलाफ आई थी। तो बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रही थी नून लीग, और नून लीग के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, वो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। जस्टिस नकवी साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को तो कुछ नहीं कह सके वो, और उनकी जो कंप्लेंट थी उनके खिलाफ, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इसी तरीके से जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब का सेम एक ही तरह की कंप्लेंट्स थी, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, खारिज कर दी, और जस्टिस नकवी साहब को अभी तक रखा हुआ है। अब सिर्फ जस्टिस नकवी साहब ही निशाने पे नहीं है, बल्कि जस्टिस नकवी साहब तो बहाना है, असल निशाना जस्टिस एजाजुल एहसन है, और उनकी तरफ अब रुख किया जा रहा है, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं उनकी खास दुश्मन है नून लीग। नून लीग खास दुश्मन है इस सेंस में कि वो उनको हर सूरत में यहां से निकालना चाहती हैं सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही साथ जस्टिस नकवी साहब को भी निकालना चाहते हैं, ताकि इन दो को निकलें और दो और जजेस आएंगे, और एक तो नंबर्स गेम तब्दील हो जाएगी, उससे बड़ी भी एक ग्रेटर गेम है, वो एक अलग कहानी है, एक ग्रेटर गेम कि इन दोनों जजेस को निकालना है, तो फिर क्या होगा। तो बहरहाल इस वक्त जस्टिस नकवी साहब को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, और कसूर सिर्फ इन दोनों जजेस का ये है कि इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो असम्बलियाँ टूटी थीं उसकी तवज्जो दिलाई थी चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अताब बंदयाल साहब। अब उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब कुछ कर भी नहीं पाए, कोई फैसला भी नहीं दे सके, और उससे पहले पहले 9 मई हो गया। 14 मई को कार्रवाई शुरू होनी थी, उससे पहले ही 9 मई हो गया, और 9 मई के बाद सारी तवज्जो दूसरी जानिब चली गई, और 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट एक कार्रवाई जिसने शुरू करनी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा के खिलाफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और वजीर खजाना इसहाक डार साहब के खिलाफ, तो वो सारे का सारा ही मामला रुक गया था 9 मई के वजह से। तो इसलिए ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। इस दौरान फिर पार्लियामान में चीफ जस्टिस उस वक्त जस्टिस काजी फायजी साहब पार्लियामान में भी हुए, एक तरफ इसहाक डार साहब बैठे थे, एक तरफ जरदारी साहब बैठे थे। तो अब वो वाला केस भी रेफरेंस भी लगा दिया गया है, हियरिंग के लिए फिक्स कर दिया गया है, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब साबिक वजीर आजम, उनको जो फांसी दी गई थी अदलिया को जुडिशल मर्डर करार, बाद में जजेस ने एतराफ़ किया कि जुडिशल मर्डर है, उस पे जो सदारती रेफरेंस पीपल्स पार्टी ने अपने ज़माने में इफ्तिखार चौधरी साहब को भेजा था, वो अब जो है उसकी सुनवाई होने जा रही है। तो जस्टिस काजी फाइसा साहब ने अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी तवज्जो हासिल कर ली है। अगर इस रेफरेंस का कोई अच्छा फैसला आ जाता है, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात के बिल्कुल उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आ जाता है, तो काजी फाइसा साहब और पीपल्स पार्टी भी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और जो शकूक व शुबहात हैं वो दूर हो जाएंगे। और देखना यह है कि क्या जो पार्लियामान में मीटिंग हुई थी जस्टिस काजी फाइसा साहब की, उस जो एक तरफ इसहाक डार साहब बैठे थे, एक तरफ जरदारी साहब, तो क्या उस पार्लियामान के विजिट में तो कोई ये बात नहीं हुई थी कि वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो भुट्टो साहब वाला रेफरेंस जो है उसको वो सुनेंगे और उसमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो बहरहाल ये भी एक आ चुका है। अब क्योंकि पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स हर जगह हो रही है, हर इदारे में इस वक्त सियासत हो रही है, ये तो खुलकर बात करनी चाहिए इस पे, तो कि इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब आते हैं जस्टिस नकवी साहब। जस्टिस नकवी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मीटिंग चल रही है, तो उनकी कार्रवाई चल रही है, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस सरदार तारिक साहब के बाद, तो वो रजिस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं आप, ये गलत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कह रहे हैं कि ये गलत है, आप इसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब को शोकाज नोटिस नहीं बनता। पहली मीटिंग में भी उन्होंने ये कहा, दूसरी मीटिंग में भी कहा। दूसरी मीटिंग में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है भट्टी साहब, वो एजाजुल एहसन साहब के साथ पहले उनकी राय थी पहले शोकाज नोटिस पे, तो पहले शोकाज नोटिस पे वो भी मुखालफत कर रहे थे, वो भी चाहते थे कि इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, जैसे कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का किया है, कंप्लेंट फारिग की है, इसको भी खारिज कर दिया जाए। लेकिन दूसरे मीटिंग में वो चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद और या नईम अफगान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट,
उनके हम ख्याल हो गए और जस्टिस एजाजुल हसन साहब का 1 वोट और इधर होगा 4। अब उसके मामला में क्या हो रहा है, उसके बारे में जो रूमर्स चल रही हैं वो ये है कि भट्टी साहब को ये उम्मीद है कि अगर जस्टिस नकवी, उम्मीद दिलाई गई है वल्लाह आलम, तो उनको कि अगर नकवी साहब निकल जाते हैं दरमियान में से इस ये कंप्लेंट के नतीजे में, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनको डी सीट कर देती है, तो उस सूरत में भट्टी साहब को सुप्रीम कोर्ट ले आया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आई थिंक इसी अगले साल जो है मार्च में आई थिंक रिटायर होना है, तो उनको ले आया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और इस तरीके से वो मजीद उनको 2 साल मिल जाएंगे, क्योंकि 3 साल मिल जाएंगे, सॉरी 62 साल है लाहौर हाई कोर्ट की और 65 साल है सुप्रीम कोर्ट, तो वो मजीद 3 साल उनको एज सुप्रीम कोर्ट जज मिल जाएंगे। तो एक तो ये चल रहा है जस्टिस नकवी साहब के मामले में। अब एक और काम हुआ है, अब जो दाऊद एडवोकेट हैं जो कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के शिकायत कुनिंदा हैं, उन्होंने अब एक और दरखास्त दे दी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में और उसमें उन्होंने कहा है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब को जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत करने से रोका जाए और उनको न बिठाया जाए, बल्कि उनसे अगले जो सीनियर हैं उनको ला के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बिठाया जाए। उस पर भी उन्होंने एतराज आयद कर दिया है जस्टिस नकवी साहब पे। अब जस्टिस नकवी साहब जो हैं वो मुसलसल जस्टिस नकवी साहब नहीं सॉरी जस्टिस एजाजुल हसन साहब पे एतराज आयद कर दिया है। जस्टिस नकवी साहब को तो वो फारिग करवाना चाह रहे हैं मियां दाऊद साहब, तो मियां दाऊद साहब भी ऑलरेडी वो भी उनका भी रुझान जो है, तो वो सवालात जो कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ दरखास्त आई, तो दरखास्त कुनिंदा आमिना मलक से वो सवाल जो उनसे पूछे गए वो सवाल मियां दाऊद साहब से नहीं पूछे गए। तो बहरहाल अब जस्टिस नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सेक्रेटरी को खत लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये लिखा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चलने वाली जो तमाम कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड मुझे दिया जाए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड अभी तक उनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनके यानी फाजिल जज से मुताल्लिक होने वाली प्रोसीडिंग का सारा रिकॉर्ड मुहैया करने की दरखास्त की है और खत के मतन के मुताबिक जस्टिस तारिक मसूद को लिखे गए उनके खिलाफ शिकायत से मुताल्लिक चेयरमैन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के खत की कॉपी भी मांगी है और ये भी कि जस्टिस तारिक से राय तलबी के बारे में लिखे खत की कॉपी भी मांगी गई है और जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखे गए तमाम खतूत की कापियां भी उन्होंने कहा कि मुझे दी जाएं और फाजिल जज यानी कि जस्टिस नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद 2 दरखास्तें समाअत के लिए जल्द लगाने की भी इस्तदा की है और खत में जज के खिलाफ जारी शोकाज नोटिस की गैर कानूनी कार्रवाई की भी निशानदही की गई है, जिसमें काउंसिल की जानिब से मुबैना गैर कानूनी रवैया रखा गया है। अब जस्टिस नकवी साहब जो हैं उनकी 2 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल किया 184(3) के तहत, उनकी हेयरिंग भी नहीं हो रही। फिर उन्होंने खत लिखा कि भाई ये मेरी दरखास्तें हैं वो 3 जजेस की कमेटी है उसके सामने रखा जाए और मेरी दरखास्त पे फैसला किया जाए, उसको ओपन कोर्ट में लगाया जाए। वो भी नहीं लगा रहे, उनको रिकॉर्ड भी नहीं दे रहे। तो जस्टिस नकवी साहब के बारे में लगता है कि ये फैसला पहले से कर चुके हैं कि जनाब इनको तो हमने निकालना ही निकालना है। किसका प्रेशर है? प्रेशर जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हुई हैं और मुस्लिम लीग नवाज के उस वक्त के वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है शहबाज काबीना के जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ। तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये कंप्लेंट्स हैं और उनके अकॉर्डिंगली उसी तरीके से चला जा रहा है। तो ये है मामला, ये है सिचुएशन। तो बाकी रहा अफसरान क्या सोचते हैं, मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, क्योंकि ये लंबी हो गई है वीडियो लंबी हो गई है, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।